हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस लॉ के चैप्टर फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज के टॉपिक मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक की बात करेंगे। आज इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि मिथ्या वर्णन की। देखिए, मिथ्या वर्णन जो है वो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की सेक्शन 18 में डिफाइन किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स क्या बातें हैं। सबसे पहले, जब कोई व्यक्ति निश्चयात्मक रूप से किसी तथ्य को सत्य बताता है यद्यपि वो असत्य है, किंतु जिसकी सत्यता के बारे में उस व्यक्ति को पूरा विश्वास है। दूसरी, जब कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य भंग करके दूसरे पक्षकार को भ्रम में डालकर उसे हानि पहुंचाता है और स्वयं लाभ प्राप्त करता है, जबकि उसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना नहीं होना चाहिए। तीसरा, जब ठहराव किसी एक पक्षकार को ठहराव की विषय वस्तु के बारे में गलती करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वह कितने ही अज्ञानतापूर्वक क्यों ना किया जाए। साधारण शब्दों में यदि हम देखें, धारा 18 जो है वो मिथ्या वर्णन को डिफाइन कर रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी बात को या किसी तथ्य को सत्य कहकर बता रहा है जबकि वो बात या वो तथ्य सत्य नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को भी ये बात पता नहीं है कि ये तथ्य सत्य नहीं है, यानी कि वो इस बात को सच मान रहा है और सच मानकर ही वह दूसरे व्यक्ति के समक्ष इसकी सत्यता की बात कर रहा है। दूसरा जो है इसमें कि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को भंग कर रहा है, यानी कि वो अपनी ड्यूटी को जो है पूरा नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ ड्यूटी पूरा ना करना जो है दूसरे व्यक्ति को धोखा देना नहीं है, यानी कि उसका उद्देश्य धोखा देना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस वजह से जब वो अपनी ड्यूटी का ब्रीच करता है, उसको भंग करता है, तो इसमें उसे फायदा होता है और दूसरे पार्टी को नुकसान होता है, तो भी हम इसे मिथ्या वर्णन के अंतर्गत समझेंगे। तीसरा है हमारा कि जब हम किसी, चाहे हमें कितना ही इनोसेंटली जो है ये कार्य किया हो, जिसमें हमारा उद्देश्य जो है दूसरे व्यक्ति को धोखा देना नहीं है, यदि आप किसी विषय वस्तु के बारे में दूसरे व्यक्ति को गलती करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा। अब बात आती है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 18 के अनुसार ऐसी कोई झूठ बात जिसे व्यक्ति जो है सच मान रहा है और सच मानकर उसे सत्य रूप में बता रहा है। दूसरा, ये जरूरी नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर व्यक्ति का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को धोखा देना नहीं है। तीसरा, पार्टी जो है वह एक पार्टी इस बात पर विश्वास कर रही है कि जो फैक्ट ऑफ स्टेटमेंट है वो ट्रू है, जबकि वास्तव में वो सच नहीं है। तो इस तरह से हम 3 पार्ट्स में इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझ पाए हैं कि गलत बात को, झूठी बात को सही कहकर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, जबकि आपको ये बात की नॉलेज नहीं है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप दूसरे व्यक्ति को धोखा नहीं दे रहे हैं, उसमें कपट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो तब हम कहेंगे कि यह कथन मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये मिथ्या वर्णन है। मिथ्या वर्णन को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, फ्रेडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन और इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रेडुलेंट यानी कि जो हमारा कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन है, जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से जानबूझकर मिथ्या वर्णन करता है, तो इसे कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन या फ्रॉड कहते हैं। तो यहाँ पर इस मिथ्या वर्णन को हमने पहले डिस्कस कर लिया फ्रॉड के तहत, जो सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया था। इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन का जो अर्थ है वो ये है कि जब एक व्यक्ति एक पक्षकार को बिना किसी गलत भाव से अनजाने में असत्य कथन कहता है, झूठ बात कहता है, लेकिन उस कथन की सत्यता का उसको विश्वास था, यानी कि वो इस बात को सच मान रहा था, तो ये हमारे पास इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसे हम मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत डिस्कस कर रहे हैं। अब आता है हमारा उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए, फॉर्म्स ऑफ यानी कि मिथ्या वर्णन के जो रूप होते हैं उसमें सबसे पहले है
पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव असर्शन, जिसे हमने सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 में बताया हुआ है। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है कोई ऐसी बात कहता है जो सच नहीं है, लेकिन वह सत्य उस बात को सत्य ना होते हुए भी सत्य कह रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को इस बात की सत्यता होने का विश्वास है, यानी कि वो ये मान रहा है कि ये वास्तव में सत्य है और इसी आधार पर वह दूसरे व्यक्ति के समक्ष इसे सत्य रूप में पेश कर रहा है। तो वहाँ पर हमारी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि चाहे वह आपने कितने ही अच्छे भाव से सत्य रूप में दूसरे के सामने प्रस्तुत की है, जबकि क्योंकि वो वास्तव में असत्य बात है, तो हम इसे पॉजिटिव स्टेटमेंट के आधार पर मिथ्या वर्णन कैटेगरी में लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ए व्यक्ति अपने फार्म को, अपने खेत को बी व्यक्ति को बेचना चाहता है और उसे कहता है कि इस खेत से 1000 क्विंटल राइस जो हैं वो उत्पादित होते हैं। बी जो है वो फार्म को खरीद लेता है और देखता है कि इसमें तो 1000 क्विंटल उत्पादन नहीं होता बल्कि 800 क्विंटल उत्पादन होता है। तो ऐसे केस में ए जो है वह यह सोच रहा था कि मेरे खेत में 1000 क्विंटल उत्पादित हो रहा है राइस, तो इसी आधार पर वह ये बात दूसरे व्यक्ति के समक्ष रख रहा है, जबकि ये बात असत्य है। लेकिन ए व्यक्ति जो है उसके पास कोई भी ऐसा जो है साधन नहीं था जिससे वह यह पता लगा सके कि वो जो बात कह रहा है वो असत्य है। तो वह सच बात जो कह रहा है सच मानकर सच कह रहा है, तो यहाँ पर इसे मिथ्या वर्णन कैटेगरी में लिया गया और उस आधार पर एग्रीव्ड पार्टी जो है वह इस अनुबंध को त्याग कर सकती है, लेकिन मिथ्या वर्णन के आधार पर ही त्याग किया जाएगा, इसे कपट के रूप में त्याग नहीं किया जा सकता। एक और केस इसमें है जिसमें डेयरी वर्सेस पीक का केस बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस केस के अनुसार एक कंपनी जो है वो अपने प्रोस्पेक्टस में लिखती है कि इस कंपनी को स्टीम ट्रॉम्स या उसके साथ साथ जो मशीन से चलने वाली ट्रॉम चलाने का अधिकार है। इस प्रकार का जो आपका अधिकार पत्र है वो संसद के द्वारा पास कर दिया था, लेकिन उसमें एक छोटी सी फॉर्मेलिटी रहती है कि इस अधिकार पत्र को अनुमोदित किया जाना था बोर्ड ऑफ ट्रेड के द्वारा। तो संसद के द्वारा तो चाहे अधिकार पत्र पास हो गया था, लेकिन अभी बोर्ड ऑफ ट्रेड ने इसके ऊपर अपनी सहमति नहीं दी। इससे पहले ही कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में लिख देती है कि कंपनी को स्टीम से और मशीन से चलने वाली ट्रॉम चलाने का अधिकार पत्र मिल गया, जबकि वास्तव में उसे अधिकार पत्र नहीं मिला। वह ये आशा करता था कि संसद के द्वारा यदि पास हो गया है तो बोर्ड ऑफ ट्रेड भी इसे पास कर देगा। एक व्यक्ति इस आधार पर कंपनी के शेयर खरीद लेता है, बाद में पता चलता है कि कंपनी को यह अधिकार पत्र नहीं मिला। इस आधार पर वह कंपनी को स्यू करता है। तो यहाँ कहा गया कि कंपनी ने जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से दूसरे व्यक्ति को शेयर खरीदने के लिए प्रेरित नहीं किया। वह यहाँ पर उसे मिथ्या वर्णन के लिए दोषी पाया गया और इस आधार पर ही आपकी जो एग्रीव्ड पार्टी है अनुबंध का त्याग कर पाई। तो यहाँ कपट ना मानकर मिथ्या वर्णन माना गया। दूसरी जो मिस रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है दैट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 में बताया हुआ है कि यदि आप कर्तव्य भंग करते हैं, अपने कार्य को पूरा नहीं करते हैं, जो आपने वचन दिया है उसको पूर्ण नहीं कर रहे, लेकिन आपका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को धोखा देना नहीं है, लेकिन ऐसे केस में यदि आप उसमें लाभ प्राप्त कर लेते हैं और दूसरे को हानि होती है तो मिथ्या वर्णन जो है इसको कहा गया है और एग्रीव्ड पार्टी मिथ्या वर्णन के आधार पर इस अनुबंध का त्याग कर सकती है। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है बीथ वर्सेस ऑफ्सगैन। ये जो हमारा मामला है, इस मामले में एक दवाखाना बेचने का अनुबंध किया गया। जब आपके ये अनुबंध करने की बातचीत हो रही थी उस समय पर जनवरी मंथ जो है वो चल रहा था और उस समय पर उस दवाखाने की जो इनकम थी वो 2000 पाउंड थी सालाना।
तो इस आधार पर वह एक स्टेटमेंट दे देता है दवाखाना का मालिक दूसरे व्यक्ति को जो इस दवाखाना को खरीदने में इच्छुक था कि मेरी जो सालाना इनकम है दैट इज़ 2000 पौंड। कुछ ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत है काफ़ी लंबे समय तक चली और ये जाकर मई में एग्जीक्यूट हुआ। तो इस बीच में जनवरी के बाद ये जो बेचने वाला व्यक्ति है, दवाखाना बेचने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और उसकी इनकम काफ़ी गिर जाती है, 2000 पौंड नहीं रहती। लेकिन जब मई में कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने का समय आता है तो वह व्यक्ति चुप रहता है और ऐसे केस में वह दूसरा व्यक्ति इस दवाखाना को खरीद लेता है। दवाखाना खरीदने के पश्चात जब उसके इनकम की बात आती है तो वो देखता है कि वैसी इनकम जो उस व्यक्ति ने कही थी उतना वो जनरेट नहीं कर पा रहा। इस आधार पर वो कंपनी को स्यू करता है, उस व्यक्ति को स्यू करता है कि इसमें आपने 2000 पौंड की इनकम बताई थी जबकि 2000 पौंड इनकम नहीं हो रही है। तो यहाँ ये कहा गया कि जिस समय पर अनुबंध की बात हो रही थी उस समय 2000 पौंड इसकी इनकम हो रही थी। तो ऐसे में मिथ्या वर्णन के लिए वो व्यक्ति दोषी पाया गया, कपट के लिए नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट मिस रिप्रेजेंटेशन में है कॉजिंग मिस्टेक बाय इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, जो कि है सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 में। ए जो है वो बी व्यक्ति को कहता है कि उसका फ्लैट जो है वो गुड कंडीशन में है, उसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं है और एक प्राइस के बदले वो उसे बेचने का निर्णय लेता है। बी उस बिल्डिंग को, उस फ्लैट को खरीद लेता है लेकिन बाद में उसमें कुछ डिफेक्ट मिलता है। ऐसे में उस ए व्यक्ति को भी ये पता नहीं होता कि उसके फ्लैट में किसी प्रकार की कोई डिफेक्ट था। तो ऐसे आधार में पर ही वह अपने फ्लैट की गुड कंडीशन की बात कहता है। तो यहाँ पर वह मिथ्या वर्णन के लिए दोषी पाया गया, कपट और धोखे के लिए नहीं। तो ये थे हमारे फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब आता है इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर दो तरह के अधिकार पीड़ित पक्षकार को प्राप्त होते हैं। एक होता है अनुबंध को रद्द करने का अधिकार, दूसरा है हमारा राइट टू रेस्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापना का अधिकार। तीसरा जो अधिकार है वो ये है कि यदि आपके पीड़ित पक्षकार को कोई हानि होती है तो उसे हानि को क्लेम करने का अधिकार नहीं मिलता, यानी कि उसे दो ही अधिकार हैं, अनुबंध को रद्द करने का अधिकार और अनुबंध में प्रतिस्थापना का अधिकार उसे प्राप्त है। आपको कोई नुकसान हो रहा है तो उसके लिए आप क्लेम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अनुबंध रद्द करने की अधिकार की जहाँ तक बात है, सेक्शन 19 में कहा गया है मिथ्या वर्णन के आधार पर जो पीड़ित पक्षकार है उसकी इच्छा पर अनुबंध जो है वो व्यर्थनीय होता है। पीड़ित पक्षकार चाहे तो अनुबंध को रद्द कर सकता है, चाहे किन्हीं शर्तों पर उस अनुबंध को का पालन करने के लिए कह सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स अनजाने में बिना कपट भाव के वाई से कहता है कि उसका मकान जो है वो मॉर्गेज नहीं है। वाई इस बात के आधार पर मकान खरीद लेता है। बाद में पता चलता है कि मकान तो किसी ऋण के बदले में मॉर्गेज रखा हुआ था। तो यहाँ पर वाई जो है उसके सामने दो विकल्प हैं, चाहे तो वो अनुबंध को खंडित कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है, और चाहे तो वह जो सेलर था उसको कह सकता है कि अपने मकान के पूरे लोन की पेमेंट करे और इस मकान को भार मुक्त करे। तो उस आधार पर इस अनुबंध को पूरा भी करवा सकता है। तो ये दो अधिकार उसे मिलते हैं राइट टू रेपुडिएट में, यानी कि उस अनुबंध को रद्द करने का अधिकार, अनुबंध को वो पूरा भी करवा सकता है कुछ शर्तों के साथ। तो यहाँ पर किस जगह पर आपके पीड़ित पक्षकार को रेपुडिएशन का यानी रेपुडिएट करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता? जब एक पक्षकार साधारण प्रयासों के द्वारा तथ्यों की सत्यता की जानकारी प्राप्त कर सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात की सत्यता की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। जब उसकी सहमति पर मिथ्या वर्णन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि कोई ऐसा फैक्ट जो बाद में आपको पता चलता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का वो मुख्य तथ्य नहीं था, तो ऐसे में भी आप कॉन्ट्रैक्ट को इस आधार पर रेपुडिएट नहीं कर सकते।
पीड़ित पक्षकार को सत्यता का ज्ञान हो, यानी कि उसे पता है कि आपकी पीड़ित पक्षकार को जब सत्यता का ज्ञान होता है, यानी मिथ्या वर्णन की जानकारी के बाद भी वह अनुबंध की पुष्टि कर देता है, तो बाद में वह जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का अधिकार समाप्त कर देता है। यानी कि उसे कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही पता चल जाता है कि यह बात जो दूसरा व्यक्ति सत्य कह रहा है वो सत्य नहीं है। यदि उसे पता चल जाती है और उसके बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है, तो बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को वो रेपुडिएट नहीं कर पाएगा। पीड़ित पक्षकार को जब मिसरिप्रेजेंटेशन की जानकारी के पश्चात भी अनुबंध को समाप्त वो नहीं करता है, बल्कि उस अनुबंध से लाभ प्राप्त कर लेता है, तो भी वह इस अधिकार को खो देता है। जब पीड़ित पक्षकार अनुबंध को समाप्त करने के लिए उचित समय के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो वह अनुबंध को समाप्त करने के अधिकार को खो देता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर पीड़ित पक्षकार रेपुडिएशन के अधिकार को खो देता है। अब बात करते हैं रेस्टिट्यूशन की। सेक्शन 64 जो है वो कहता है कि मिथ्या वर्णन के आधार पर यदि पीड़ित पक्षकार के द्वारा अनुबंध रद्द कर दिया जाता है और ऐसी स्थिति में उसने कोई धनराशि या संपत्ति दूसरे पक्षकार को दे दी है, तो उसे वापस प्राप्त करने का उसे अधिकार होगा। तीसरा, कि उसे यदि कोई हानि हुई है तो उस हानि की क्षतिपूर्ति का अधिकार उसे प्राप्त नहीं होगा। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यह अनुबंध मिथ्या वर्णन पर आधारित है। ये प्रूव करने का किसके ऊपर बर्डन होगा, यानी कि सिद्ध करने का भार किस पर होगा। तो एग्रीव्ड पार्टी जो है उसे सिद्ध करना होगा कि जो ये अनुबंध है ये मिस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर आधारित है, तो उस आधार पर ही वह पीड़ित पक्षकार जो है वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है, चाहे तो अनुबंध रद्द करना, चाहे अनुबंधों को शर्तों के साथ पूरा करवाना जो है, या रेस्टिट्यूशन का अधिकार वो प्राप्त करेगा। स्टूडेंट, इसके साथ एक छोटी सी बात और, हमने दो मिस रिप्रेजेंटेशन को किया। एक है हमारा इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन और एक हमारा है फ्रॉड वाला जो हम मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फ्रेडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रेडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड में आता है और इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन में आता है। तो अब बात करते हैं हम फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है। फ्रॉड जो है वो सेक्शन 17 में डिफाइन किया है, आपको पता है, और मिस रिप्रेजेंटेशन को सेक्शन 18 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का उसमें डिफाइन किया हुआ है। कपट में दूसरे को धोखा देना उद्देश्य होता है, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में धोखा देना उद्देश्य नहीं होता। इसमें किस प्रकार के बचाव जो है पीड़ित पक्षकार को मिलते हैं। कपट के अंतर्गत मौन के द्वारा जो कपट को छोड़कर किसी भी दशा में दोषी पक्षकार यह नहीं कह सकता कि दूसरे पक्षकार के पास सच बात पता लगाने के साधन मौजूद थे। यहाँ पर लेकिन असत्य कथन की दशा में, यानी मिस रिप्रेजेंटेशन की दशा में, दोषी पक्षकार यह कह सकता है कि दूसरा पक्षकार जो है यदि थोड़े से भी प्रयत्न करता तो सत्यता का पता वो लगा सकता है। तो ये वो जो है इस केस में दोषी पक्षकार को ये बचाव जो है वो प्राप्त हो जाता है। यदि हम इसके कपट के बारे में देखें तो कपट जानबूझकर दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से फैक्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जबकि मिथ्या वर्णन में वर्णन करने वाले को ही पता नहीं होता कि जो बात वो कह रहा है वो झूठ है, वो उसे सच मानकर ही दूसरे व्यक्ति के समक्ष उसको सत्य बोल रहा है। अधिकार की जहाँ तक बात है, आपके कपट में अनुबंध को रद्द करने का अधिकार, प्रतिस्थापन का अधिकार और क्षतिपूर्ति का अधिकार पीड़ित पक्षकार को मिलता है, जबकि मिथ्या वर्णन में सिर्फ दो ही अधिकार मिलते हैं, राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट टू रेस्टिट्यूशन। क्षतिपूर्ति का अधिकार कपट में प्राप्त होता है, जबकि मिथ्या वर्णन में क्षतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता। लीगैलिटी की जहाँ तक बात है, कपट की दशा में पीड़ित पक्षकार के द्वारा उचित समय के अंदर वाद प्रस्तुत न करने पर अनुबंध वैध नहीं हो सकता। अर्थात कपट की दशा में
पीड़ित पक्षकार किसी भी समय दूसरे पक्षकार के विरुद्ध मुकदमा चला सकता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है समय के संबंध में। बट मिथ्या वर्णन में अभी हमने डिस्कस किया कि यदि कोई व्यक्ति मिथ्या वर्णन के आधार पर अनुबंध को रेपुडिएट करना चाहता है तो उसे उचित समय के अंतर्गत ये कार्रवाई करनी होगी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। मिस रिप्रेजेंटेशन के बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे इसका लास्ट पार्ट, दैट इज मिस्टेक। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। आई थैंक यू ऑल।